नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको अस्थमा के बारे में बताऊंगा। यह कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, क्या मेडिसिन लगती है। यह सारी चीजें आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्थमा एक एयरवे का स्वेलिंग संबंधी डिजीज है। कहने का मतलब है ये एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर एयरवे होता है, ये जिसके साथ में समय समय पर हमारे सांस लेने में घरघराहट होना, जकड़न होना, खांसी होना, ये सारी चीजें होती हैं तथा हमारे एक लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा बलगम बनने लगता है। दोस्तों, अगर केसेस की बात की जाए तो अस्थमा हमारे भारत में 10 मिलियन पर केस पर ईयर भारत में होते हैं। अस्थमा के अटैक की बात की जाए कि अस्थमा हमारे शरीर पे, लंग्स पे किन किन तरह से अटैक करता है, तो पहला अगर बात की जाए तो ब्रोंको अस्थमा, जिसको कि अगर डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो यह हमारे एयरवे के आसपास मांसपेशियां जो मसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं तथा एयरवे टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और सांस सही से नहीं निकल पाती है। दूसरे अगर अटैक की बात करें तो दूसरा अटैक इन्फ्लामेशन होता है। इसमें एयरवे की परत में स्वेलिंग आ जाती है तथा एयर को, आपके फेफड़े में ज़्यादा हवा को अंदर या बाहर नहीं जाने देती है, जिसकी वजह से भी हमें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर तीसरे अटैक की बात करें तो तीसरा अटैक म्यूकस प्रोडक्शन का होता है, बलगम प्रोडक्शन का होता है। इसमें आपका शरीर अधिक से अधिक बलगम बनाने लगता है तथा बहुत ज़्यादा मात्रा में गाढ़ा बलगम प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे जो सांस लेने के एयरवे होते हैं वो भर जाते हैं और हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं और सांस में घरघराहट भी उत्पन्न होने लगती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं। इसको म्यूकस प्रोडक्शन बोलते हैं। अगर टाइप्स की बात करें दोस्तों, तो टाइप्स ऑफ अस्थमा, अस्थमा के प्रकार, यह पहला प्रकार की बात करें तो इंटरमिटेंट अस्थमा। इस प्रकार के अस्थमा नॉर्मल अस्थमा होता है। किसी को मौसम के बदलाव के साथ साथ में कफ होना, खांसी होना, यह आम प्रक्रिया होती है, वो कुछ दिनों में सही हो जाती है। इसको हम लोग इंटरमिटेंट अस्थमा बोलते हैं। अगर नंबर दूसरे की बात करें तो परसिस्टेंट अस्थमा, इसमें लगातार सांस लेने में दिक्कत हो रही है या काफ़ी दिन तक आपको खांसी आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको अस्थमा हो सकता है। अगर लक्षण की बात करें तो यह हल्के, माध्यम, गंभीर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर कारण की बात करें कि किन किन कारणों की वजह से दोस्तों हमें अस्थमा होता है, तो सबसे पहले कारण की बात करें तो सबसे पहला एलर्जी है। किसी किसी व्यक्ति को एलर्जी होने के कारण भी अस्थमा होने का खतरा बना रहता है। जैसे कि किसी को धूप में जाने से दिक्कत हो गई, किसी को धूल में, किसी को खुशबू या परफ्यूम से भी एलर्जी होती है, किसी को धुएं, एयर पोल्यूशन से एलर्जी होती है, जिसके कारण जो है हमें प्रॉब्लम होने लगती है। नॉन एलर्जिक की बात करें अगर, तो नॉन एलर्जी में, इसमें यदि आप ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, मौसम में बदलाव हो रहा है, जैसे जाड़ा हो रहा, गर्मी या बरसात हो रहा है, तो उसके तो आपको भी अस्थमा होने का खतरा बना रह सकता है। हु कैन हैव अस्थमा, यह किसी भी एज में अस्थमा होने का खतरा बना रहता है। सबसे ज़्यादा खतरा दोस्तों स्मोकिंग करना तथा स्मोकिंग को शेयर करना, एक से दूसरे के बीच में साझा करने से भी हमें अस्थमा का खतरा बना रहता है। इससे अस्थमा किस कारण से होता है दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, एलर्जी, किसी को धूप, धूल, खुशबू से एलर्जी होती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो उसमें धूल, प्रदूषण, स्मोकिंग, हार्मफुल केमिकल की वजह से भी उसको खतरा बना रहता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जेनेटिक्स की अगर बात करें, पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे किसी को, माता पिता को, दादा बाबा को अस्थमा रहा हो तो वह उनके बच्चों को भी होने का खतरा रहता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे प्रकार की,
रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में आरएसवी नाम का दोस्तों एक वायरस होता है जो हमारे लंग्स में अंदर इंटर कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है और अस्थमा का कारण बनता है। दोस्तों अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में आपको चेस्ट टाइटनेस, पेन, कफ होना और जल्दी जल्दी सांस लेना, सांस के साथ साथ में घरघराहट की आवाज सुनाई देना, ये सारे मुख्य कारण हैं जो अस्थमा की साइंस को बताते हैं। दोस्तों यह तो जानकारी हो गई साइन और सिम्टम्स की। अब बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की कि डायग्नोसिस हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों चेस्ट एक्सरे कराएंगे, कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे, फिर स्किन टेस्ट करवाएंगे एलर्जी के लिए, बलगम की जांच करवाएंगे, रेस्पिरेटरोमेट्री टेस्ट करवाएंगे, अस्थमा में चलने वाली दवाइयाँ। सबसे पहली मेडिसिन एंटी एलर्जिक जैसा, फिर ब्रोंकोडायलेटर होगा, जो हमारे एयरवे सिकुड़ जाते हैं उनको डायलेट करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर चलता है। फिर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन चलती हैं जो बलगम के प्रोडक्शन को कम करती हैं। फिर साथ में स्टेरॉइड दिए जाते हैं कुछ। फिर एंटीबॉडी ट्रीटमेंट IgE होता है, वो भी प्रोवाइड पेशेंट को करवाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें अगर एंटी एलर्जी की, तो यह हमारे शरीर में एलर्जी को कम करता है, जैसे कि सिट्रजिन हो गया, फेक्सोफेनाडाइन हो गया, लीवोसिट्रजिन हो गया, लोराटिडाइन हो गया, ये सारे हमारे शरीर में एलर्जी को कम करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर की बात करें तो यह हमारी दबी हुई नसों को, जो एयरवे होते हैं, उनको खोलने का काम करते हैं ताकि हम अच्छे से सांस ले सकें। इसमें होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एजेंट, जिसमें साल्बुटामॉल चलती है। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एजेंट की बात करें तो साल्बुटामॉल प्लस फोमिट्रॉल चलती है। अगर लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एंटी एजेंट की बात करें तो इसमें इप्रोटोपियम दवाइयाँ चलती हैं। यह सारी स्टेप वाइज ही दवाई चलेगी। सबसे पहले साल्बुटामॉल, अगर उससे आराम नहीं मिल रहा है तो साल्बुटामॉल, फोमिट्रॉल, अगर उससे भी आराम नहीं मिल रहा है तो इप्रोटोपियम। ये सारी स्टेप वाइज ही दवाइयाँ चलती हैं दोस्तों। अगर एंटी इन्फ्लामेटरी की बात करें तो यह एंटी इन्फ्लामेटरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, म्यूकस को, हमारे जो बलगम होता है उसको कम करने में दवाइयाँ चलती हैं, जिसको इन्हेलेशन फॉर्म में, पंप के फॉर्म में हम लोग लेते हैं। जैसे कि हो गया बीटामेथासोन, बोडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन, ये सारी मिक्स कॉम्बिनेशन में भी आती हैं और अलग अलग भी आती हैं, जिनको अपन लोग इस्तेमाल करते हैं। चौथे पॉइंट की अगर बात करें स्टेरॉइड, तो स्टेरॉइड में हम लोग टैबलेट प्रेडनिसोलोन लेते हैं, और अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पेशेंट IPD एडमिट पेशेंटेड है, तो उसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन और प्रेडनिसोलोन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। दोस्तों अगर पांचवें मेडिसिन की बात करें एंटीबॉडी ट्रीटमेंट IgE की, कि इसमें कौन सी मेडिसिन चलती हैं, ओमालिजुमैब मेडिसिन चलती है।